हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल स्टडीज मेंटर। भाई आज हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, है ना। याद कैसे करें सीरीज का पार्ट 3। और आज हम लोग इसको भी समझेंगे कि सर कैसे इसको याद करते हैं ना। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सारी चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। तो पहली बात तो जिस चीज़ को हमको याद करना है या फिर जिस चीज़ को माइंड में रखना है, उससे पहले हम लोग फेमिलियर हो लेते हैं, उसको अच्छे से जान लेते हैं, अच्छे से पहचान लेते हैं वो चीज़ होती क्या है। तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं समझने के दृष्टि से, साथ ही साथ याद करने के पर्पज़ से। ठीक, तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है आपके जो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो आपके जीटी में या डिफरेंट अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहते हैं ना, ये कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक, फिलहाल अभी हम आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस पर, याद कैसे करें सीरीज का, और उसमें हम लोग समझेंगे DPSP। ठीक, क्या समझेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 2-3 बातें हैं। कई बार बच्चे जो होते हैं सर कमेंट जो है किसी भी वीडियो पर कर देते हैं। आपको कमेंट लेटेस्ट वाले वीडियो पर करना है, क्लियर बात है। आ रही बात में सबसे लेटेस्ट वीडियो पर आप कमेंट करेंगे, क्लियर। और दूसरी बात, बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते, तो इससे क्या होगा भाई, आप अगर पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा या पूरी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, है ना। चलो, तो आज से आप पूरी वीडियो देखें, अच्छे से समझें। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दें, लिख दें कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो अगले वीडियो में उसको अच्छे से डील किया जाएगा। ठीक बात है। चलो, टॉपिक ये है भाई कि हिंदी वाले बच्चे देखो, हम लोग हिंदी में भी बातें करेंगे। देखो, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका पूरा फॉर्म है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग राज्य के नीति निषेधक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। अच्छा, अब आपसे सवाल जो बनते हैं डायरेक्ट उस पर हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो आपसे यही पूछा जाता है कि DPSP डिफाइन कहाँ है, तो आप सबसे पहले बताएंगे भाग 4 में, है ना। भाग 4 में आपका DPSP डिफाइन है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ये DPSP का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ से लिया गया है। DPSP का प्रिंसिपल जो लिया है कहाँ से उठाया गया है, तो इसको हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड देश होता है, उस देश से हमने इस प्रोविज़न को उठाकर अपने यहाँ रखा हुआ है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। चलो, अब दूसरा सवाल भी हो गया भाई, ये आयरलैंड से लिया गया है जो अपने संविधान में मेंशन किया गया है। चलो, अब तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि बताओ भाई DPSP का मतलब क्या है, DPSP से समझते क्या हो। ठीक, तो उसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, होता क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपको बचपन से मिल जाते हैं। बचपन का मतलब जब आप बॉर्न होते हैं तभी आपको वो राइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब उनके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक करने के लिए। तो होता क्या है, सरकार को ये बताया जाता है भाई कि देखो मैं आपको कुछ और प्रोविजंस दे रहा हूँ जिस प्रोविज़न के माध्यम से आप फ्यूचर में उस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, कई बार होते हैं घर में कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो आ जाती हैं, जैसे डेली बेजेस का, डेली का भोजन बनाना, ये सब जो भी काम हो। ठीक, और कुछ जैसे आपकी डिमांड्स होती है, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। ये कैसे काम है जो तुरंत नहीं हो सकते, है ना। तो ये बाद में होते हैं जब फैमिली में या जब उनके पास पैसा आ जाता है। ठीक, वही सेम कंडीशन बच्चा यहाँ भी लगता है आपके DPSP में। ठीक, तो ये क्या है, देखो हिंदी में देखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब ये राज्य को बताते हैं भाई जब आपके पास पैसा आ जाए तो आप किस तरीके से उसको खर्च करेंगे, आपका क्या ड्यूटी होगा। ठीक, तो जब भी आपसे पूछे कि DPSP क्या है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको राज्य यूज करता है जब वो कोई पॉलिसी बनाता है, किसी सिटीजन्स के लिए पॉलिसी बनाता है तो उसमें यूज होता है भाई। ये प्रोविज़न देखकर ही वो काम करता है, तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक बात है, इतनी बातें याद हुई कि नहीं? तीसरी बात याद हुई सभी को? ठीक, राज्य, इसीलिए इसको बोलते हैं राज्य के नीति। जो राज्य नीति बनाता है मतलब पॉलिसी बनाता है, कैसे हो, कैसे बनाए,
उस पर ये चर्चा, क्या क्या बातें ध्यान में देंगे वही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। क्लियर रहेगा। और जो आपसे पूछी जाते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो हम लोग बाद में आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको देख लो। ठीक, पहले ओवरऑल पढ़ते हैं। चलो पहला देखो, पहला जब हम लोग, अच्छा एक सवाल आपसे और पूछा जाता है ये है कि जो डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, कहाँ से लेकर कहाँ डिफाइंड है। ठीक, तो ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डिफाइन है। ठीक, तो ये 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए आप तैयार रहें। 5वां सवाल क्या है? अब 5वें सवाल के लिए हम लोग 5वें 6वें 7वें सवाल के लिए इस पूरे डीपीएसपी को पढ़ेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही याद करना है, मैं अभी बताऊंगा लास्ट में। ठीक, देखो 36 जब देखोगे, आर्टिकल 36 जो है वो बताता है कि स्टेट क्या होता है। मैंने स्टेट के विषय में आपको पहले ही बता रखा है स्टेट क्या होता है। ठीक, तो 36 में स्टेट है। अब ये 37 वाला आप बहुत बार पूछा गया, 37 जो है बहुत बार पूछा गया, जिसमें एप्लीकेशन की बात करता है। ये बताता है कि डीपीएसपी है क्या, इसकी एप्लीबिलिटी क्या है। ठीक, जो आपसे सवाल पूछा जाता है आर्टिकल 37 से, ये सवाल बनता है कि बताओ भाई डीपीएसपी को क्या हम लोग इन्फोर्स करा सकते हैं, कहीं कोर्ट में जा सकते हैं, इसको परिवर्तनी करा सकते हैं, जो हिंदी वर्ड यूज होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर इसको परिवर्तनी नहीं करा सकते ना, हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते। ठीक, तो ये 37 यही बात करता है। 37 ये कहता है कि ये क्या है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। गाइड समझते हैं, मेंटोर, जैसे कि मैं आपको मेंटरशिप दे रहा हूँ ना, सेम आर्टिकल 37 कहता है कि जो डीपीएसपी है, जो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये क्या करता है भाई, ये करता है, बताता है कि भाई इस तरीके से सरकारें चलेंगी। ठीक, सरकार इस तरीके से काम करे। तो ये क्या है, बताता है कि क्या है, इन्फोर्सिबल नहीं है, सिर्फ गवर्नेंस में, मतलब शासन चलाने में या फिर कहें पॉलिसी बनाने में सरकार की मदद करता है। ये 37 कहता है और ये आपसे पूछा भी जाता है, याद रहेगा। कई बार आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, तो आर्टिकल 37 ये कहता है। 38 की तरफ आए। अब इसमें देखो क्या क्या कहता है, क्या क्या ध्यान देते हैं, राज्य को क्या क्या ध्यान देना चाहिए जब भी वो पॉलिसी बना रहे हैं। तो वेलफेयर ऑफ पीपल, क्या पहली बात तो उनका ये दिमाग में रहना चाहिए कि भाई हम पीपल्स के, लोगों के कल्याण के विषय में सोच रहे हैं, कल्याण के विषय में सोचना। अब कैसा कल्याण भाई, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, तीनों पर काम करेंगे, है ना। मतलब 38 ये बताता है कि देखो लोगों का कल्याण कैसे होगा जब वो इकोनॉमी उनकी बराबर हो जाएगी या इकोनॉमी में वो अच्छे होंगे, उनका सोशल जो सामाजिक जीवन है वो अच्छा हो जाए, और जो उनका पॉलिटिकल राजनीतिक जीवन है वो भी अच्छा हो जाए, तो काम होगा। तो 38 यही कहता है कि राज्य इस पर ध्यान देगा। ठीक, 38 क्या कहता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पर ध्यान देगा। ठीक बात है। अगली बात करें, अब देखो 39 जो बात करता है, 39 सेक्शन अनुच्छेद 41 कहता है कि मेन और वुमेन्स को हमेशा राज्य को बराबर देखना चाहिए। ठीक, उनके लाइवलीहुड को लेकर, मान लो किसी घर में महिला काम कर रही है, किसी घर में पुरुष काम कर रहा है, तो अब उसमें भेदभाव नहीं करेंगे, महिला और पुरुष को बराबर रखेंगे। ठीक, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, ये ध्यान देना होगा सरकार को। तो लाइवलीहुड की बात होती है 39A में, 39A में। उसी तरीके से 39B में बात करता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं, है ना, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तेल हम लोग निकालते हैं, गन्ना उत्पादन होता है, चीनी उत्पादन होता है, गेहूं उत्पादन होता है, या बहुत अलग अलग चीज़ें हर राज्य में उत्पादित होती हैं। तो जो उत्पादित होती हैं उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही लोग को सब दे देंगे, नहीं, सबको बराबर बराबर बांट देंगे, है ना। पूरे राज्य में उस चीज़ को बांटा जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज। जो भी सोर्सेस हैं सरकार के पास, जितने भी पैसे आ रहे हैं, उसको क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। अब 39D है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना, ये आपसे कई बार पूछा गया। 39D में ये कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सरकार इस तरीके से काम करे, इस तरीके से पॉलिसी बनाए कि सभी इक्वल पे, मतलब कि अगर एक जैसा काम है तो उस केस में आप क्या करेंगे, वुमेन्स और मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ज़्यादा या कम पैसा देंगे, नहीं। अगर काम सेम है तो दोनों को उतने ही पैसा देंगे, है ना। काम अगर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है तो वहाँ भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक,
तो मतलब अगर मैन और वुमेन है एक ही काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन देने की बात कही गई है। ठीक, तो ये सरकारें ध्यान में रखेंगी, ये 39D कहता है। आ रही बात समझ में? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 40। ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। आर्टिकल 40 कहता है कि भाई विलेज है ना, ग्राम पंचायत बनाया जाएगा, है ना, ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। ये आपसे पूछा जाए जो ग्राम पंचायतें बनी, जो गांव बने, वो किसके थ्रू बने हैं भाई? वो अनुच्छेद 40 के थ्रू ही ग्राम पंचायतें बनी हुई, जहां आपके प्रधान वगैरह काम करते हैं। ठीक, इसी की वजह से बना। ये बार बार पूछा जाता है। क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, मतलब गांव का निर्माण। ठीक, आ रही भाई, कैसे विलेज को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक, तो ये बात उसमें प्रधान सब ये सदस्य वगैरह का अपॉइंटमेंट होता है ना, इनकी नियुक्ति करते हैं, आप ही लोग चुनते हैं इनको। तो ये 40 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये सरकार करेगी। अब राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन, 41 बात करता है कि राइट टू वर्क सभी को दिया जाए और राइट टू एजुकेशन भी सभी लोगों को दिया जाए, मतलब जो राज्य में रह रहे हैं उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाए। लेकिन ये सब क्या है भाई? जब सरकार के पास पैसा होगा तभी हो पाएगा। ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख लें सीक्वेंसिंग में। अच्छा, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 42। ये बात करता है भाई जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब जहाँ भी वर्कर्स हैं या फिर जहाँ भी एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं तो वहाँ ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, मतलब साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, बाकी सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अगर कोई कहीं काम कर रहा है तो इसको राज्य ध्यान में रखेगा, इस तरीके की पॉलिसीज़ वगैरह बनाएगा। क्लियर बात है? चलो अगले आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 कहता है कि लिविंग वेजेस। ठीक, कह रहे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है कि लिविंग वेजेस की बात करता है कि मतलब एटलीस्ट इतना तो मिनिमम आपको वेजेस मिलने चाहिए ताकि आपका काम चले, है ना। वेजेस का मतलब जो भी आप काम करते हैं उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है ना। क्लियर रहेगा? ठीक, चलो अब इसमें थोड़ा सा आप देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 43A बात करता है वर्कर्स इन मैनेजमेंट। सरकार ये करे कुछ अमेंडमेंट के बाद इसको लाया गया 43A को, 43A को रखा गया। इसमें कह रहा है कि जो वर्कर्स होंगे, जो काम करने वाले हैं, उनको क्यों ना मैनेजमेंट में डाल दिया जाए। अच्छा, मैनेजमेंट में जब डालेंगे तो वो अच्छे से सोचेंगे क्योंकि वो भी वर्कर रहे हैं। ठीक, तो इस केस में ये 43A कहता है कि सरकार इस तरीके की प्रोविजंस बनाएगी, है ना। और 43B कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको याद कर ले। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप याद करना चाह रहे हैं तो ये है 44। क्या कहता है भाई? सिविल यूनिफॉर्म कोड। क्या कह रहा है कि समान नागरिक संहिता है। इसका हिंदी क्या होता है भाई? समान नागरिक संहिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 44 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। ठीक, अच्छा अगला आर्टिकल क्या है? 45 है एजुकेशनल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। 45 बात करता है कि जो 6 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उनको क्या होना चाहिए? उनको एजुकेशन और उनकी केयर होनी चाहिए। ठीक, ये सरकार करेगी, सरकार ऐसे पॉलिसीज़ बनाएगी ताकि उनका केयर कर सके। अब इम्पॉर्टेंट जो सब और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बच्चा एकदम इग्नोर नहीं करना है। ये है सेपरेशन ऑफ पावर अब जुडिशरी का देखो सबसे अलग है ना। 3 पार्ट हैं। एक तो लॉ बनाने वाले लोग हैं जिसको हम लोग लेजिस्लेटर बोलते हैं ना, लेजिस्लेचर। और दूसरा जिसको इन्फोर्समेंट कराने की ड्यूटी दी गई है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालक उनको बोलते हैं। और एक जुडिशरी जो न्याय देती है ना। ठीक, वो क्या है भाई? न्यायपालिका। तो ये अलग किस्म है, ये अनुच्छेद 50 बताता है, बार बार पूछा गया है। और एक लास्ट वाला आर्टिकल है जिसका 51 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी बनाए रखेंगे। तो ये आपके पूरे DPSP में बताया गया है कि भाई क्या क्या चीज़ों पर राज्य ध्यान देगा जब भी नई पॉलिसीज़ बना रहा है या कुछ बना रहा है, कोई लॉ बना रहा है, तो उसमें भी ये ध्यान देगा कि भाई इस तरीके के प्रोविजंस हमको डालने हैं जो इसमें समझाया गया। ये इतने पॉइंट्स को ध्यान में देगा। ठीक, ध्यान में रखेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट सबसे क्या है भाई? आपका इम्पोर्टेंट
37 है, इम्पॉर्टेंट 37 नोट करो, ठीक। 37 और 39D, आ रही बात समझ में। 40, ये इतने आर्टिकल आप याद कर लें, और 42, ठीक। उसके बाद आ जाओ 44, 45 और 50 और 51, इतने ही आर्टिकल्स आपको याद करने हैं। बाकी आर्टिकल्स को आप स्किप कर सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन इन 6 आर्टिकल्स को, ठीक, इन 6 आर्टिकल्स को अपने नोट में नोट डाउन कर लें। इनको 2 बार 3 बार देख लें, यही आर्टिकल्स आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, और जो मैंने शुरुआत के क्वेश्चंस बताए हैं और बाकी इसमें जो बनने वाला क्वेश्चंस है मैंने सब बता दिए। लगभग 14 से 15 जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस इनमें बता दिए गए हैं। आप एक बार उसको अच्छे से देख लेंगे। बावजूद अगर इसके कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ो बच्चों, उसको मैं अगली क्लास में ज़रूर देखूँगा, ठीक। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और हाँ, पढ़ते रहो। थैंक यू।